बौद्ध धर्म भारत में होने वाली लगभग सभी सरकारी नौकरियों से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करते हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई। बौद्ध धर्म भारत में 2600 वर्ष पहले एक ऐसे जीवन पद्धति के रूप में शुरू हुआ था जिसमें व्यक्ति को बदलने की क्षमता थी। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के महत्वपूर्ण धर्मोमें से एक है। यह धर्म अपने संस्थापक सिद्धार्थ गौतम, जिनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था, की शिक्षाओं और जीवन के अनुभवों पर आधारित है। उनका जन्म शाक्य वंश के शाही परिवार में हुआ था, जो कपिलवस्तु लुम्बिनी, जो भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। 29 वर्ष की आयु में गौतम ने घर छोड़ दिया और धन संपत्ति का जीवन त्याग कर तपस्वी जीवन शैली या चरम आत्मानुशासन को अपना लिया। लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम को बिहार के बोधगया नामक गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन या धर्म के चक्र का घूमना के रूप में जाना जाता है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या हैं? बुद्ध ने अपने अनुयायियों से सांसारिक सुख में लिप्त रहने तथा कठोर संयम एवं तप के अभ्यास की 2 चरम सीमाओं से बचने को कहा। इसके स्थान पर उन्होंने मध्यम मार्ग या मध्य मार्ग बताया, जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए। उनके अनुसार जीवन में अपनी खुशी के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है, जो बौद्ध धर्म के व्यक्तिवादी घटक पर बल देता है। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं 4 आर्य सत्य या आर्य सच्चनी और अष्टांगिक मार्ग या अष्टांगिक मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित हैं। पहले 4 आर्य सत्य के बारे में जानते हैं। पहला दुहक संसार का सार है। दूसरा हर दुहक का एक कारण होता है, समुदाय। तीसरा दुख का नाश हो सकता है, निरोध। चौथा से अथंग मग्गा 8 मार्ग का अनुसरण करके प्राप्त किया जा सकता है। अब समझने की कोशिश करते हैं, क्या है अष्टांगिक मार्ग? इसमें ज्ञान, आचरण और ध्यान संबंधी प्रथाओं से संबंधित विभिन्न परस्पर जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं। सही दर्शय, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्रवाई, सही आजीविका, सही सचेतनता, सही प्रयास, सही एकाग्रता, दुख और उसका उन्मूलन बुद्ध के सिद्धांत का केंद्र बिंदु है। दुख केवल वास्तविक दर्द तक सीमित नहीं है, बल्कि इन चीजों का अनुभव करने की क्षमता भी है। बौद्ध धर्म का सार ज्ञान प्राप्ति है। यह एक ऐसी जीवन शैली की ओर इशारा करता है जो आत्मभोग और आत्मत्याग से बचती है। बौद्ध धर्म में कोई सर्वोच्च ईश्वर या देवता नहीं है। बुद्ध की शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति थी, जो कोई स्थान नहीं बल्कि एक अनुभव था।
और इसे इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता था। बुद्ध ने मठवासियों और गृहस्थ लोगों के लिए आचार संहिता भी स्थापित की, जिसे पंचशील के नाम से भी जाना जाता है, तथा उनसे दूर रहने को कहा, जिनमें हिंसा, चोरी, यौन दुराचार, झूठ बोलना या गपशप करना, मादक पदार्थ जैसे ड्रग्स या शराब लेना शामिल है। 3. प्रमुख बौद्ध ग्रंथ कौन से हैं? बुद्ध की शिक्षा मौखिक थी। उन्होंने 45 साल तक शिक्षा दी और जिस समूह को संबोधित कर रहे थे, उसके अनुरूप शिक्षा को ढालते रहे। संघ ने शिक्षाओं को कंठस्थ कर लिया और त्योहारों तथा विशेष अवसरों पर सामूहिक पाठ किया जाता था। प्रथम परिषद में शिक्षाओं का पुनरावलोकन और प्रमाणीकरण किया गया तथा उनकी शिक्षाएं लगभग 25 ईसा पूर्व पाली भाषा में लिखी गईं और 483 ईसा पूर्व में उन्हें 3 पिटकों में विभाजित किया गया। एक है विनय पिटक, जिसमें भिक्षुओं और भिक्षुनियों के मठवासी जीवन पर लागू आचरण और अनुशासन के नियम शामिल हैं। दूसरा है सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध की मुख्य शिक्षा या धम्म शामिल है। इसे 5 निकायों या संग्रहों में विभाजित किया गया है। पहला दीघा निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय, पांचवा खुद्दक निकाय और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें भिक्षुओं की शिक्षा और विद्वत्तापूर्ण गतिविधि का दार्शनिक विश्लेषण और व्यवस्थितीकरण है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों में दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हा आदि शामिल हैं। 4. बौद्ध परिषदों की क्या भूमिका थी? बौद्ध संगीतियां प्रारंभिक बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इन परिषदों के परिणामस्वरूप सांप्रदायिक संघर्ष हुए और अंततः महान विभाजन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 2 प्रमुख संप्रदाय, थेरवाद और महायान, अस्तित्व में आए। कुल मिलाकर 4 प्रमुख बौद्ध परिषदें आयोजित की गईं। प्रथम परिषद का आयोजन इसका आयोजन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद लगभग 483 ईसा पूर्व राजा अजातशत्रु के संरक्षण में किया गया था और इसकी अध्यक्षता भिक्षु महाकाश्यप ने की थी। यह परिषद राजगृह के सप्तपानी गुफा में आयोजित की गई थी। यह परिषद बुद्ध की शिक्षाओं और शिष्यों के लिए नियमों को संरक्षित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इस परिषद के दौरान ही बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पिटकों में विभाजित किया गया था। दूसरी परिषद का आयोजन यह 383 ईसा पूर्व में राजा कालासोका के संरक्षण में बिहार के एक गांव वैशाली में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता सबकामी ने की थी। तीसरी परिषद का आयोजन यह 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के संरक्षण में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता मोग्गलिपुत्र तिस ने की थी। चौथे परिषद का आयोजन यह 72 में कुंडलवन, कश्मीर में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, जबकि अश्वघोष कुषाण साम्राज्य के राजा कनिष्क के संरक्षण में उनके प्रतिनिधि थे। 5. बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय हैं। प्रथम है महायान, यह बौद्ध धर्म के 2 मुख्य संप्रदायों में से एक है। महायान शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है महान वाहन।
यह बुद्ध की दिव्यता और बुद्ध प्रकृति के मूर्त रूप बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी भारत और कश्मीर में हुई और फिर यह पूर्व में मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों में फैल गई। चीन, कोरिया, तिब्बत और जापान में स्थित बौद्ध संप्रदाय महायान परंपरा से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म की दूसरी संप्रदाय है हीनयान, वस्तुतः लघु वाहन। यह बुद्ध की मूल शिक्षा या बुजुर्गों के सिद्धांत में विश्वास करता है। यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है और आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करता है। कुछ अन्य संप्रदाय भी है। थेरवाद एक हीनयान संप्रदाय है। यह आज विद्यमान बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। यह बुद्ध की मूल शिक्षाओं के सबसे करीब है। थेरवाद बौद्ध धर्म श्रीलंका में विकसित हुआ और तत्पश्चात दक्षिण पूर्व एशिया के शेष भागों में फैल गया। यह कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड में धर्म का प्रमुख रूप है। वज्रयान, वज्रयान का अर्थ है वज्र का वाहन, जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म के रूप में भी जाना जाता है। यह बौद्ध संप्रदाय भारत में लगभग 900 ई में विकसित हुआ। यह बौद्ध धर्म के अन्य संप्रदायों की तुलना में गूढ़ तत्वों और बहुत जटिल अनुष्ठानों पर आधारित है। बौद्ध स्कूल ज़ेन, यह महायान बौद्ध धर्म का एक स्कूल है जो 1862 में तांग राजवंश के दौरान चीन में चीनी बौद्ध धर्म के चैन स्कूल के रूप में उत्पन्न हुआ और बाद में विभिन्न स्कूलों में विकसित हुआ। यह 7वीं शताब्दी में जापान तक फैल गया। ध्यान इस बौद्ध परंपरा की सबसे विशिष्ट विशेषता है। 6. प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म कैसे फैला? बुद्ध के 2 प्रकार के शिष्य थे, भिक्षु और उपासक। उनकी शिक्षाओं के प्रसार के उद्देश्य से भिक्षुओं को संघ में संगठित किया गया था। संघ का शासन लोकतांत्रिक आधार पर चलता था और उसे अपने सदस्यों के बीच अनुशासन लागू करने का अधिकार था। संघ द्वारा किए गए संगठित प्रयासों के कारण बुद्ध के जीवन काल में ही उत्तर भारत में बौद्ध धर्म ने तेजी से प्रगति की। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायी उनके ध्यान के मार्ग पर चले और पूरे देश में घूमते रहे। महान मौर्य राजा अशोक के आगमन तक 200 वर्षों तक बौद्ध धर्म अपने हिंदू समकक्षों के सामने कमजोर रहा। कलिंग विजय में हुए नरसंहार के बाद सम्राट अशोक ने सांसारिक विजय की नीति को त्याग कर धम्म विजय की नीति को अपनाने का निर्णय लिया। तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान अशोक ने गांधार, कश्मीर, ग्रीस, श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, मिस्र और थाईलैंड जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बौद्ध मिशन भेजे। अपने मिशनरी प्रयासों के माध्यम से अशोक ने बौद्ध धर्म को पश्चिम एशिया और सीलोन में फैलाया। इस प्रकार एक स्थानीय धार्मिक संप्रदाय विश्व धर्म में परिवर्तित हो गया। 7. भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का क्या योगदान है? अहिंसा की अवधारणा इसका मुख्य योगदान था। बाद में यह हमारे राष्ट्र के पोषित मूल्यों में से एक बन गया। भारत की कला और वास्तुकला में इसका योगदान उल्लेखनीय है। सांची, भरहुत और गया के स्तूप वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं।
इसने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे आवासीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से पाली और अन्य स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। इसने एशिया के अन्य भागों में भी भारतीय संस्कृति के प्रसार को बढ़ावा दिया। 8. बौद्ध धर्म ने किस प्रकार नरम कूटनीति का काम किया है? सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का हिस्सा, बौद्ध धर्म शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर जोर देने और इसकी व्यापक अखिल एशियाई उपस्थिति के कारण सॉफ्ट पावर कूटनीति के लिए उपयुक्त है। भारत में बौद्ध धर्म एक सॉफ्ट पावर के रूप में पारंपरिक अर्थ से अलग है। भारत संस्कृति के निर्यात के बजाय साझा सांस्कृतिक विकास की बात करता है। शांति, समायोजन, समावेशिता और करुणा के मूल्य जो हमारे समाज का हिस्सा हैं, उनका श्रेय भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को दिया जा सकता है। एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना, बौद्ध धर्म के आदर्श विश्व की 22% जनसंख्या वाले कई एशियाई देशों के राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों के साथ जुड़े हुए हैं। बौद्ध धर्म एशियाई लोगों के बीच भावनात्मक बंधन और संपर्क को बढ़ाने वाले कारक के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि यह उनकी राष्ट्रवादी सोच और कार्यों में अंतर्निहित है। भारत के पास इस समय तीर्थ स्थलों के रूप में प्रचुर संसाधन, दलाई लामा की उपस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा सही इरादे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, पर्यटन मंत्रालय भारत को एक बौद्ध गंतव्य और विश्व भर में प्रमुख बाजार के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर दूसरे वर्ष 2004 से बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करता है। 2018 में इस सम्मेलन में बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका और 29 अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मंगोलिया के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट संस्थानों में अध्ययन हेतु मंगोलियाई लोगों के लिए तिब्बती बौद्ध धर्म के अध्ययन हेतु 10 समर्पित ICCR छात्रवृत्तियां आवंटित की गई हैं। संस्कृति मंत्रालय मंगोलिया में बौद्ध धर्म के मुख्य केंद्रों में वितरण के लिए पवित्र मंगोलियन कंजूर, एक बौद्ध विहित ग्रंथ जिसे मंगोलिया में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, के लगभग 100 सेटों का पुनर्मुद्रण पूरा करने की संभावना है। मंगोलिया के बौद्ध भिक्षुओं के लिए भारत में वीजा और यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। जून 2022 में भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेष, कपिलवस्तु अवशेष, मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा समारोह के साथ मेल खाने के लिए 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए भारत से मंगोलिया ले जाए गए थे। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर हवाई अड्डा भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची में नवीनतम शामिल हो गया है। इससे बौद्ध तीर्थ पर्यटन के लिए दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशियाई देशों के लोगों को निर्बाध कनेक्टिविटी उपलब्ध होने की उम्मीद है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भारत श्रीलंका संबंधों में एक मील का पत्थर साबित होगा। भारत में बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई हैं? बौद्ध सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के तहत
पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत विकास हेतु 13 विषयगत सर्किटों में से एक के रूप में बौद्ध सर्किट की पहचान की है। इस योजना के तहत बौद्ध सर्किट विकास के लिए 325.53 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। देखो अपना देश पहल के तहत बौद्ध सर्किट ट्रेन FM टूर का भी आयोजन किया गया है। इस दौरे में बिहार में गया, बोध गया, राजगीर, नालंदा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में सारनाथ, वाराणसी गंतव्यों को शामिल किया गया है। प्रसाद योजना बौद्ध स्थलों सहित चिन्हित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से वर्ष 2014 से 15 में तीर्थ यात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन प्रसाद शुरू किया गया था। प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल बोध गया, अजंता और एलोरा के बौद्ध स्थलों को प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाना है। देखो अपना देश पहल, इसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2020 में नागरिकों को देश के भीतर व्यापक रूप से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया था, जिससे घरेलू पर्यटन, पर्यटक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास को सक्षम किया जा सके। भाषाओं की विविधता, उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्मारकों पर चीनी भाषा में और मध्य प्रदेश में सांची स्मारकों पर सिंहली भाषा, श्रीलंका की आधिकारिक भाषा में संकेत लगाए गए हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित यूनेस्को की विरासत स्थल नालंदा, बिहार में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल सांची, मध्य प्रदेश में बौद्ध स्मारक बोध गया, बिहार में महाबोधि मंदिर परिसर, अजंता की गुफाएं, औरंगाबाद, महाराष्ट्र बौद्ध धर्म के माध्यम से कूटनीति को आगे बढ़ाने के लिए भारत और क्या कर सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय परियोजना का प्रभावी पुनरुद्धार और सुप्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में बौद्ध अध्ययन को प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साझा मंच पर लाएगा। अतुल्य भारत अभियान की याद दिलाने वाले बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आस्था के साथ भारत के जुड़ाव को लोकप्रिय बनाने के लिए आवश्यक है। सरकार के सामने प्रभावी क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण चुनौती है। बौद्ध कूटनीति चीन के उदय का मुकाबला करने, एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने और अपनी क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति महत्वाकांक्षाओं के मार्ग पर आगे बढ़ने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। वर्तमान में यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व भर में लगभग 500 मिलियन बौद्ध हैं और उनमें से अधिकांश पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व के देशों में रहते हैं। हालांकि उनमें से बहुत कम प्रतिशत ही हर साल भारत में बौद्ध स्थलों की यात्रा करते हैं। इसलिए अधिक पर्यटकों को उन बौद्ध स्थलों पर जाने के लिए प्रोत्साहित करने का महत्व बहुत अधिक है, जहां भगवान बुद्ध ने निवास किया और उपदेश दिए। भारत की बौद्ध विरासत न केवल पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक ऐसा कारक भी है जो इसकी एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप एशियाई देशों के साथ उसके संबंधों को मजबूत करता है। चूंकि शांति और सतत विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए बुद्ध का दृष्टिकोण स्थानीय से लेकर वैश्विक संस्थाओं और नेताओं तक प्रत्येक हितधारक के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बन सकता है, ताकि वे करुणा और ज्ञान के आधार पर संवाद,
सद्भाव और न्याय को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर सकें। यह चैनल मोटिवेशन और प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर जानकारी प्रदान करती है। अब आप सिर्फ सुनकर भी किसी भी टॉपिक पर बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, जो आपको परीक्षाओं में सहायता प्रदान करेगी। इस तरह की और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑडियो, वीडियो एवं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।